हमास ने रॉकेट दागा, हमास ने लोगों को बंधक बनाया, हमास ने यह जंग शुरू की। हमास को इजराइल खत्म कर देगा। लेकिन सवाल यह है कि यह हमास है क्या? इसे दुनिया के कई देशों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों घोषित किया है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि ये फिलिस्तीन में कैसे इतना ताकतवर हो गया और कैसे ये सत्ता पर काबिज हो गया। चलिए बताता हूं। हमास का पूरा नाम हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया यानी इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन या इंग्लिश में इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, जो फिलिस्तीनी इलाके के दो प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। ये फिलिस्तीन में रहने वाले सुन्नी इस्लामिक लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो इजराइल के कब्जा किए गए अपने इलाकों को हासिल करने के लिए जंग लड़ रहा है। शेख अहमद यासीन नाम के एक फिलिस्तीनी मौलाना ने इसे बनाया था। दिसंबर 1987 में हमास के बनने की टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि इसी साल फिलिस्तीन में शुरू हुआ था इंतिफादा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये इंतिफादा है क्या और इसका हमास से क्या लेना देना। तो इंतिफादा अरबी भाषा का एक लफ्ज है जिसका मतलब है झकझोरना, हिला देना। फिलिस्तीन में शुरू हुए इंतिफादा आंदोलन का मकसद था इजराइल से आजादी हासिल करना, वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी जेरूसलेम को इजरायली कब्जे से आजाद करवाना। 1987 का ये मूवमेंट कहलाता है पहला इंतिफादा। गाजा चेक पोस्ट पर हुई एक घटना इस पहले इंतिफादा का ट्रिगर पॉइंट बना। हुआ यह था कि फिलिस्तीनियों का एक ग्रुप चेक पोस्ट पर प्रदर्शन कर रहा था। इजरायली सैनिकों ने उन पर गोली चला दी, 4 फिलिस्तीनी मारे गए। इसके बाद पूरे फिलिस्तीन में प्रदर्शन शुरू हो गया। इस वक्त तक फिलिस्तीनी ज्यादातर बिना हथियारों के ही लड़ते थे। उनके विरोध का मेन तरीका था पत्थरबाजी। 1988 में संगठन ने पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के बीच अपना चार्टर जारी किया, अपना मकसद जाहिर किया, इजराइल का विनाश और फिलिस्तीन की ऐतिहासिक जमीन में इस्लामिक सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना। अब साल आता है 1993 का। अंतर्राष्ट्रीय पक्षों ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद सुलझाने की काफी कोशिश की। बहुत बातचीत के बाद 1993 में ओस्लो एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए। इसमें 2 बड़ी चीजें थी। पहला, फिलिस्तीन ने इजराइल को मान्यता दे दी। दूसरा, गाजा और वेस्ट बैंक में सेल्फ गवर्नेंस के लिए फिलिस्तीनियों की अंतरिम सरकार पर समझौता। इस समझौते पर इजराइल की तरफ से प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन ने दस्तखत किए और फिलिस्तीन की तरफ से साइन किया यासिर अराफात ने। अराफात फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ के लीडर थे। पीएलओ फिलिस्तीन की आजादी से जुड़ा सबसे प्रमुख संगठन था। एक वक्त था जब पीएलओ फिलिस्तीन के सारे ऐतिहासिक भूभाग को आजाद करवाने की मांग करता था, बंटवारे को खारिज करता था। मगर 1988 में इजराइल के गठन के ठीक 4 दशक बाद पीएलओ को समझ आया कि इजराइल को पूरा निकाल पाना मुमकिन नहीं, इसलिए बेहतर होगा बंटवारे को लेकर डील की जाए। इसी कंसेशन का नतीजा था ओस्लो अकॉर्ड्स। लेकिन क्या पीएलओ के इस कंसेशन समझौते से सारे फिलिस्तीनी सहमत थे? नहीं। कई लोग अपने अधिकार छोड़ जाने का विरोध कर रहे थे। उन्हें बंटवारा मंजूर नहीं था। फिलिस्तीनी अधिकारों की जिरह करने में से एक था हमास। वो तो ओस्लो अकॉर्ड्स के लिए हो रही वार्ता का भी विरोध कर रहे थे। ओस्लो समझौते पर दस्तखत होने के 5 महीने पहले अप्रैल 1993 में हमास ने इजराइल के खिलाफ अपना पहला सुसाइड अटैक किया। ये अटैक आगे चलकर हमास की पहचान बना। हमले के बाद से हमास फिलिस्तीनी एहतिजाज का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। हालांकि फिर 1994 में ओस्लो अकॉर्ड्स हुए। समझौते के मुताबिक गाजा और वेस्ट बैंक के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पीए यानी फिलिस्तीनियन अथॉरिटी का गठन हुआ। मगर इसके बाद भी हमास ने आत्मघाती हमले जारी रखे। कभी बस में, कभी कार में, कभी बाजारों में हमास ने कई सुसाइड अटैक्स किए। इन तमाम हमलों के पीछे 2 वजह थी: फिलिस्तीनी आबादी का सपोर्ट जुटाना और पीस एग्रीमेंट को पटरी से उतारना। इसके बाद 1997 में अमेरिका ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। इजराइल ने भी हमास को एलिमिनेट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद हमास का प्रभाव, उसकी ताकत बढ़ती गई। उसे ईरान जैसे इजराइल विरोधी देशों से फंडिंग मिलने लगी। नई सदी में हमास का वजूद और मजबूत हुआ। साल था 2000। ओस्लो अकॉर्ड्स को 7 साल हो चुके थे। शांति की जो उम्मीदें बंधी थी वो पूरी नहीं हुई। इसी बैकग्राउंड में जुलाई 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के नेतृत्व में कैंप डेविड सम्मेलन हुआ। कहते हैं कि इस बातचीत के दौरान इजराइल ने पूरा गाजा और वेस्ट बैंक का करीब 90% हिस्सा फिलिस्तीन को लौटाकर सेटलमेंट की पेशकश की थी। साथ ही जेरूसलम पर भी कुछ कंसेशन देने के लिए राजी हुए थे, मगर अराफात ने ये ऑफर ठुकरा दिया। बातचीत नाकाम रही। इजराइल और अमेरिका ने इसका दोष फिलिस्तीनी राष्ट्रपति यासिर अराफात को दिया। हालांकि ये मामला इतना सीधा नहीं है। वेस्ट बैंक और गाजा ये दोनों फिलिस्तीनी इलाके हैं। वेस्ट बैंक को पूरा न लौटाकर इजराइल कोई बड़प्पन नहीं दिखा रहा था। 1967 की जंग में
इसराइल ने ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। वेस्ट जेरूसलम पहले ही उसके कंट्रोल में था, मतलब पूरा जेरूसलम ही इसराइल के पास आ गया। उसने वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स पर भी कब्जा कर लिया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक और गाजा फिलिस्तीनी इलाके हैं। इन पर इसराइल का कब्जा अवैध माना जाता है। ऊपर से इसराइल ने जेरूसलम के जिन 3 गांवों को लौटाने का वादा किया था, उससे भी वो मुकर गया। ऐसे में कैंप डेविड के फ्लेयर की नाकामी का पूरा ठीकरा अराफत पर नहीं फोड़ा जा सकता। कैंप डेविड की नाकामी से यूं ही माहौल खराब था। ऐसे में सितंबर 2000 में एक और बड़ी घटना हुई। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एरियन शेरोन जेरूसलम के टेम्पल माउंट पहुंचे। उनका मकसद था इस विवादित परिसर पर इसराइल के दावे को दिखाना। इस घटना से फिर आग भड़क गई। फिलिस्तीनियों ने कहा कि इसराइल इस परिसर पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है और इसी घटना के बाद शुरू हुआ सेकंड इंतिफादा। इस बार यह आंदोलन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हिंसक था और इस इंतिफादा का लीडर था हमास। उसने जमकर सुसाइड धमाके और बम ब्लास्ट किए। इसराइल ने भी हिंसा में कमी नहीं रखी। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे की नागरिक आबादी को जमकर निशाना बनाया। इसी सेकंड इंतिफादा शुरू होने के कुछ महीनों बाद अप्रैल 2001 में हमास ने इसराइल पर पहला रॉकेट अटैक किया। साल 2004 में यासिर अराफात का निधन हो गया। उनकी जगह पीए का चेहरा बने महमूद अब्बास। उनके पास ना तो अराफात जैसा सपोर्ट था, ना उनके जितनी पॉपुलैरिटी। इसके चलते हमास का कद और बढ़ा। 2006 में पीए की सीटों के लिए चुनाव हुए। हमास ने चुनाव लड़ा और उन्हें बहुमत भी मिल गया। इस जीत का मतलब था कि वेस्ट बैंक और गाजा दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन में अब हमास का दबदबा। पीए में दबदबा रखने वाले फतह और हमास में 36 का आंकड़ा। दोनों कट्टर प्रतिद्वंदी, मगर पीए के पास इंटरनेशनल सपोर्ट है, इसलिए कि वो इजराइल से डील चाहता है। उसे इंटरनेशनल बिरादरी से मोटा फंड भी मिलता है। कहते हैं कि इस फंडिंग ने पीए को बेहद भ्रष्ट बना दिया है। पीए, खासतौर पर फतह, किसी सूरत में वेस्ट बैंक का कंट्रोल नहीं खोना चाहता था। उसने हमास को साइड लगाने की कोशिश की। इसका नतीजा हुआ बंटवारा। वेस्ट बैंक पर पीए का कंट्रोल हो गया और गाजा का डी फैक्टो रूलर हो गया, यानी अब पूरी फिलिस्तीनी आबादी का नेतृत्व करने के लिए, उनकी बात रखने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं थी। इस फूट के चलते 2006 के बाद फिलिस्तीन में कोई चुनाव ही नहीं हुआ। हमास और फतह एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इस फूट का इजराइल ने खूब फायदा उठाया है। कहा, जब तक हमास से गाजा की कमान नहीं छीनी जाती तब तक बातचीत पॉसिबल ही नहीं। इजराइल जानता है कि ऐसा कर पाना फिलहाल तो मुमकिन नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या हमास को फिर से चुनाव कराने चाहिए? मुझे कमेंट में जरूर बताएं।